सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 7 देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना का पहला प्रकरण प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 7 देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। यहाँ देसी समाज से मतलब भारतीय समाज की बात हो रही है कि अंग्रेज़ों को लगता था कि उनकी खुद की एक संस्कृति है और जो भारतीय समाज है वो असभ्य है, इसीलिए उन्हें लगता था कि उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो उनके रीति रिवाजों को और हमारी संस्कृति को उनको बदलना था। तो इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित यानी सभ्य और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। इसके बाद देखिए कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज और सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुए हैं। तो इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह से विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। यानी जब अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज को असभ्य कहा और ये कहा कि उन्हें सभ्य बनाना है, उनके रीति रिवाजों को, मूल्यों को बदलना है, तो उस समय भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही, हम इस पर भी विचार करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं प्राच्यवाद की परंपरा कि प्राच्यवाद क्या होता है। तो देखो कि जो एशिया की भाषा है, संस्कृति है, उसका जो पुराना ज्ञान है उसे उन्होंने प्राच्यवाद कहा। तो सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक कोर्ट बनाई और वहाँ पर जज लगाया विलियम जोन्स को। कानून का माहिर होने के साथ साथ विलियम जोन्स एक भाषाविद भी थे। तो देखो भाषाविद वो होता है जो एक ऐसा व्यक्ति कि जो सभी भाषाओं का जानकार होता है और विद्यार्थी भी होता है, यानी उसे सभी भाषाओं को पढ़ने की और जानने की क्षमता होती है। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। तो ये देखो यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं विलियम जोन्स जो कि फ़ारसी भाषा सीख रहे हैं। तो कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों को प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। तो जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर उनके जैसे ही दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नथेनियल हॉलहैंड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। कौन कौन? तो एक तो ये हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नथेनियल हॉलहैंड।
तो ये देखो यहाँ पर आपको एक चित्र में हेनरी थॉमस कोलब्रुक का चित्र भी दिखाई दे रहा है। तो ये भी संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसके बाद देखो कि जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय प्राचीन सभ्यता ये प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत ज़रूरी था। उनका ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इसीलिए इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें ये विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा वैभव है जो लुप्त हो गया था, उसे भारतीय है वो दोबारा समझ सकेंगे। और इसी प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। देखो यहाँ पर उनके दो विचार साबित हुए कि एक तो ये है कि उन्हें पश्चिमी ज्ञान ना दे करके जो भारतीय ज्ञान है वही दिया जाए, है ना, उन्हें प्राचीन भारतीय ग्रंथों का दोबारा से अध्ययन करवाया जाए। और दूसरा कि इसके लिए वो कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाए। तो इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व भी देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। तो इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। यानी इन अफसरों का ये मानना था कि अगर हम उन्हें उन्हीं के ज्ञान को दोबारा दें और जिस ज्ञान से वो पहले से ही परिचित हैं, जिसका वे आदर करते हैं, अगर हम उन्हें वही विषय पढ़ाएं तो देसी जनता से मतलब भारतीय जनता इन अंग्रेज अफसरों का मान सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, ऐसा इनका मानना था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। तो देखो कि मदरसा क्या होता है। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान भी हो सकता है। तो ये स्कूल या कॉलेज कोई भी संस्थान है जो जहाँ पढ़ाई करवाई जाती है उसे मदरसा कहा जाता है। इसके बाद देखो कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। तो देखो सबसे पहले ऊपर एक चित्र दिख रहा है आपको, ये देखो, ये है वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक, रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830, और अब ये कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल में स्थित है। इस तस्वीर से यह पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह से सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, और इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ
मुंशी, जो कि नीचे बैठा हुआ वो हमें दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों ने भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ एक शब्द आया प्राच्यवादी। जैसे प्राच्यवाद है वैसे ही प्राच्यवादी, कि जो एशिया की भाषा, एशिया की पुरानी संस्कृति का जिनको गहरा ज्ञान होता है ना, ऐसे लोगों को उन्होंने प्राच्यवादी कहा। तो जो वारेन हेस्टिंग्स है वो एक प्राच्यवादी थे। दूसरा यहाँ दिखाई दिया हमें शब्द है वो है मुंशी, कि ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसे मुंशी कहते थे। इसके बाद तीसरा एक ऐसा शब्द है वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर क्या होता है कि यह शब्द है जो आमतौर पर किसी जो मानक भाषा होती है उससे अलग स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे अंग्रेज़ों की भाषा, उनकी नज़र में मानक भाषा अंग्रेजी थी, और जो भारतीय राजा थे, स्थानीय शासक थे, उनकी जो भाषा थी तो वो उनके बीच में अंतर था, और इसी स्थानीय भाषा को वो वर्नाकुलर नाम देते थे। तो इसके बाद देखो, स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे। कौन? ये प्राच्यवादी। हेस्टिंग्स से पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों ने, जो इनमें से बहुत सारे अंग्रेज अफसर थे, वो इन प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे, यानी वो उनकी आलोचना करते थे। तो उनका क्या मानना था कि देखो, पूर्व की जघन्य गलतियाँ, कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। तो ये तो आपको अब समझ आई गया, प्राच्यवादी दृष्टिकोण कि मतलब उन्हें पश्चिमी ज्ञान देने की बजाय जो भारतीय ज्ञान है वही दिया जाए। जो भारतीय जनता है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो जिन ग्रंथों से पहले से ही परिचित हैं और जिनका वे आदर और सम्मान करते हैं, उन्हें उन्हीं विषयों का अध्ययन करवाया जाए, वही प्राच्यवादी दृष्टिकोण है। तो बहुत सारे अंग्रेज अफसर इसी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका ये कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान वो त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ शिक्षा संस्थान खोले थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इनके ऊपर खर्चा ना किया जाए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका ये विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्यों की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का जो विरोध है वो और तीखा हो गया, यानी अब ज़्यादातर लोग इनका विरोध करने लगे। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे और जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। तो मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रकृति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। देखो, मैकाले का क्या कहना था कि मानो एक अलमारी है और पूरी अलमारी किताबों से भरी पड़ी है, और उसमें से सिर्फ जो एक खाना है ना, वो
पूरे भारत और अरब के देसी साहित्यों के बराबर है। यानी कि इंग्लैंड का ज्ञान उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया। तो उनका ये तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से भी अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका ये कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्य और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो ये देखो, थॉमस बेबिंगटन मैकाले यहाँ बैठे हैं और ये उनका एक अध्ययन कक्ष है जहाँ वो बैठकर स्टडी करते थे। इसके बाद देखो कि मैकाले के मिनट्स यानी जो उसने विवरण लिखा, उसके आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मद्रसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। तो ये देखो, ये था कि शिक्षा अधिनियम 1835 का। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई और अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी कि जो ये मदरसे और कॉलेज हैं, संस्कृत कॉलेज, ये अपने आप ही विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए अंधकार के मंदिरों की इनको संज्ञा दी गई। तो उच्च शिक्षा के साथ साथ अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। तो देखो कि ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। देखो, उनका ये कहना था कि भारतीय जो बोलियाँ हैं उसकी कोई भी वैज्ञानिक भाषा नहीं है और इतनी रूखी है कि इसका अनुवाद करना भी मुश्किल है। तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारतीय शिक्षा के विषय में उन्होंने 2 फरवरी 1835 में के दौरान उन्होंने ये बात बताई थी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो अंग्रेज़ है वो शिक्षा को किस तरह से देखते थे। कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं वो प्राच्यवाद की परंपरा को अपनाना चाहते थे और कुछ हैं वो उनकी आलोचना करते थे, और जिनमें से मुख्य हमने पढ़ा मैकाले के बारे में, जेम्स मिल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।